गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज इधर वाली जनता बहुत ही कम है, बट इधर वालों ने सही एफर्ट लगाए और पहुंच गए। चलो, देखिए हमने कल स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला टॉपिक। और इसमें जो सबसे मेन टॉपिक हमने पढ़ाना है वो कौन सा है? जो मार्केट होते हैं वो कंपटीशन के बेसिस पे कितने होते हैं। तो कंपटीशन के बेसिस पे कितने मार्केट होते हैं? दो टाइप के, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को भी हमने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करा था। पहला कौन सा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेकंड वन इज ओलिगोपोली मार्केट और थर्ड वन इज मोनोपोली मार्केट। कल हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझा था। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सेम गुड्स को सेल करने वाले क्या होते हैं? मल्टीपल सेलर या लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। यहाँ पे गुड्स कैसे होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल या होमोजीनियस होंगे। इस मार्केट में सारे गुड्स आइडेंटिकल और होमोजीनियस होने की वजह से इस मार्केट के सेलर के पास कोई भी प्राइस कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। और सारे ही सेलर के गुड्स बिल्कुल ही सेम होते हैं, इसलिए ना तो कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता, और कोई डिक्रीज भी करता है तो मार्केट के बाकी सारे सेलर भी क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए इस मार्केट में ना तो प्राइस इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो प्राइस रहती है कौन सी होती है? कांस्टेंट होती है। इसमें हमने एक फीचर लिखा था फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट वाला, वो लिख लिया था क्या अपन ने? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी कि इस मार्केट में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है। फ्री एंट्री का मतलब है यहाँ पर एंटर होने के लिए आपको बहुत बड़ा या ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, और अगर आपको इस मार्केट में काम नहीं भी करना है तो आप यहाँ से फ्रीली एग्जिट भी ले सकते हो। जैसे मतलब आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा था तो आपके पास एसेट्स भी उतनी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए एक पर्सन ने सीमेंट कंपनी ओपन करी, तो पहले तो उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, तो क्या वहां पे फ्री एंट्री हुई क्या उसकी? नहीं, वहां पे उसने बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर करा या ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। उसके बाद उसको मार्केट से आउट होना, उसका बिजनेस नहीं चल रहा। तो जिस सीमेंट कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर इशू कर रखे, डिबेंचर इशू कर रखे, लोन ले रखा है, वो मार्केट से फ्रीली बाहर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। उससे पहले तो अपनी एसेट्स को पूरा मैनेज करना पड़ेगा, मार्केट में अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, अपने शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाहर आ सकती है। तो सीमेंट कंपनी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फॉल नहीं करती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में वो इंडस्ट्री आती है जहां पे गुड्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो वहां पे आप कभी भी जाकर मार्केट में एंट्री ले सकते हो और कभी मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, और क्या लिखा था इसमें? इसके अलावा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बच गई? एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी लिखी थी हमने कि इस मार्केट में जो एक सेलर होता है वो मार्केट की टोटल डिमांड का बहुत छोटा सा हिस्सा ही क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इस वजह से कोई भी सेलर मार्केट में कोई भी इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं रखता। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हमने टी आर, ए और एम आर स्टार्ट करा था। दिखाइए कैसे लिखा था? सिर्फ हेडिंग लिखी थी? चलो, कंसेप्ट ऑफ टी आर, ए आर एंड एम आर। टी आर मतलब क्या था? टोटल रेवेन्यू। ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू और एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। कल हमने समझ तो लिया था, एक बार नोट कर लेते फिर वापस समझेंगे। टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, ए आर मीन्स एवरेज, एम आर मीन्स marginal revenue. Total revenue means total sales of the firm or total income earned by all by sales of all units.
तो टी आर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम हमारी कमोडिटी की प्राइस को टोटल क्वांटिटी सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट को बेचने से कितनी रेवेन्यू मिली, तो एक यूनिट को बेचने से जो रेवेन्यू मिली उसको निकालने का तरीका है, अगर हमें टी आर पता है टोटल रेवेन्यू, तो इसको अगर हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो वापस हमारा क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल आउटपुट। एम आर कैसे निकालते हैं, एम आर निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एम आर इज इक्वल्स टू चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। डेल्टा टी आर मीन्स change in total revenue. Delta Q means change in output या यूनिट सोल्ड। इसका एक और फॉर्मूला है एमआर का, कौन सा है, किसको याद है, एमसी का फॉर्मूला याद है मार्जिनल कॉस्ट का, कौन सा था, टीसीएन माइनस 1। जहां पे भी मार्जिनल आएगा वहां पे दो टोटल का डिफरेंस ले लोगे तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा। मार्जिनल रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, टी आर एन माइनस 1। एमआर इज इक्वल्स टू एमआर एन इज इक्वल्स टू टी आर एन माइनस 1। क्या टीआर मार्केट चेंज हो जाने पर चेंज होगी क्या, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मार्केट चेंज हो जाने पे चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। टोटल रेवेन्यू तो हमेशा ऐसे ही निकलेगी, एवरेज रेवेन्यू भी हमेशा ऐसे ही निकलेगी और मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में टी आर ए और एम आर कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। हर मार्केट में टी आर ऐसे ही कैलकुलेट होगी, ए आर ऐसे ही कैलकुलेट होगी, एम आर ऐसे ही कैलकुलेट होगी। अपन पढ़ कौन सा रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसलिए बीच में मैंने ये लिखवा दिया, बाकी ये हर मार्केट के लिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें हम कौन सा कर्व बनाएंगे। अब देखिए मैं बनाना क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हमें बनाना है टी आर कर्व, ए आर कर्व और एम आर कर्व। ठीक है, तीनों का बनाएंगे। यहाँ पे तक हो गया सभी का नोट। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का। पहले मैं लिखूंगी उसके बाद आप लिखना, पहले इसको समझेंगे। आपको साथ में नहीं बनाना है, ठीक है, पहले आपको समझना है। क्वांटिटी, प्राइस, टी आर, ए आर एंड एम आर।
कौन से मार्केट का एग्जाम्पल कर रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस चेंज होती है? इम्पॉसिबल, चेंज नहीं हो सकती। दैट मीन्स आपने फर्स्ट यूनिट भी 10 रुपए में बेची, सेकंड भी 10 में बेची, थर्ड भी 10 में बेची, ये भी 10 में बेची, सारी यूनिट आपने 10 रुपए में। बना लेना, टाइम देती हूँ ना मैं लिखने का, तो भी समझने में फोकस रखिए। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो टीआर कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले का कितना आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये आएगा। ए आर कैसे निकालेंगे? टी आर डिवाइड बाई क्यू। 10 डिवाइड बाई 1, 10, 20 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 3, यही वैल्यू आएगी। एम आर कैसे निकालते हैं? देखिए एम आर के दो फॉर्मूले, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू से भी निकाल सकते हैं, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट यूनिट पे फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत है या देखते ही पता चल जाएगा? यहाँ पे तो देखते ही पता लग जाएगा। एक ही वैल्यू, तो एक यूनिट को एडिशनल यूनिट को बेचने से एडिशनल प्राइस क्या मिला? 10 रुपए। सेकंड वाले में कैसे निकालेंगे? जैसे सेकंड यूनिट पे हमें क्या निकालना है? एम आर टू। तो कैसे निकालेंगे? टी आर टू माइनस टी आर टू माइनस 1, दैट मीन्स टी आर टू और टी आर 1 का डिफरेंस कितना आएगा? टी आर टू कितना था? 20, ये कितना था? 10। दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा? एम आर थ्री निकालते दूसरे फॉर्मूले से, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। एम आर थ्री निकालना है तो टी आर में चेंज कितना हुआ है? डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज इन टी आर। तो थर्ड यूनिट पे निकालना है तो जस्ट थर्ड यूनिट का टी आर और उससे जस्ट पहले वाले का डिफरेंस कितना आएगा? 10। चेंज इन क्यू कितना हुआ? पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3, तो 1, तब भी वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो यहाँ पे सब जगह वैल्यू कितनी आएगी? तो हमने टी आर, ए आर और एम आर का यूज करके, हमारे पास गिवन क्या था? सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी। हमने टी आर भी कैलकुलेट कर ली, ए आर भी कैलकुलेट कर ली और एम आर भी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, जो ए आर और पी वाला कॉलम है ये हमेशा इक्वल ही आएगा। ये अपन ने कल भी डिस्कस करा था। ए आर का मतलब होता है एक यूनिट को सेल करने से मुझे कितना रेवेन्यू मिला। तो एक यूनिट को सेल करने से रेवेन्यू तो उसकी प्राइस ही तो मिलती है। जितने रुपए की वो चीज होगी उतनी तो आपको क्या मिलेगी? प्राइस मिलेगी। इसका मतलब हर मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा इक्वल रहेगी। तो इसलिए ए आर और प्राइस वाला कॉलम परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, दोनों मार्केट में सेम रहेगा। इस वाले मार्केट में एम आर भी सेम आ गई, जनरली सेम नहीं आती, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेम नहीं आएगी। क्यों आई है यहाँ पे सेम? बिकॉज यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट थी, इसलिए एमआर में चेंज नहीं हुआ है। एमआर क्या बोलता है? एक एडिशन को सेल करने से आपको एडिशनल रेवेन्यू कितना मिला है। तो एक एडिशन को सेल करने से एडिशनल रेवेन्यू हर बार हमें 10 रुपए ही मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एमआर कांस्टेंट है। जनरली एमआर कांस्टेंट नहीं रहता है। क्लियर है? अब देखिए हमें इसमें कर्व कौन कौन सा बनाना है? टी आर, ए आर, एम आर। ए आर और एम आर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे कौन से मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट है और अगर हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे तो दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स और वाई। एक्स पे हम क्या दिखाएंगे? यूनिट। और वाई पे हम क्या दिखाएंगे? प्राइस दिखाएंगे। मतलब रेवेन्यू वाली सारी चीजें कहाँ दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। टी आर भी कहाँ दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। ए आर भी कहाँ दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। एम आर भी कहाँ दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। तो अगर इस वाले केसेस में हम एक्स एक्सिस पे क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी। और वाई पे क्या दिखाएंगे? ए आर और एम आर। तो वाई एक्सिस पे जब कोई वैल्यू है और वो कांस्टेंट है तो कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको बना के देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो फिर बनाएंगे, टेबल नोट कर लो पहले।
क्या आपने पहले ही बना ली थी? अभी बनाई है? पक्का? ठीक है, तो अब अपन कर्व बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ए आर, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये तो आप बना ही सकते हो, देखो बहुत ही इजी है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ए आर कर्व। हर ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, यहाँ पे भी दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स पे हम क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी। और यहाँ अगर हम ए आर कर्व बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे? ए आर। क्वांटिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। वैल्यू लिख दी 10 20 30। ए आर क्या बता रहा है? अगर आप 1 मिनट सेल करोगे तब भी 10 है, 7 करोगे तब भी 10 है, कांस्टेंट रहेगी। तो कितने मिनट सेल कर लो, हमारी ए आर क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ए आर कर्व कैसा बनता है? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एम आर कर्व भी सेम ऐसा ही बनेगा। वन टू थ्री फोर। यहाँ पे भी आप कितनी मिनट सेल कर लीजिए, बट ये चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे एम आर कर्व भी क्या बनेगा? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। और ए आर कर्व भी क्या बनेगा? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम दोनों को एक कर्व में नहीं दिखा सकते क्या, कि एक ही कर्व बना दे और वहां पे ए आर भी लिख दे, एम आर भी लिख दे? बात तो वही है ना, कर सकते हैं। तो इन दोनों को साथ में भी बनाया जा सकता है। मैंने अलग अलग इसलिए बनवाया, अब आपको कंक्लूजन बताने के लिए, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो ए आर कर्व होता है वही एम आर कर्व भी होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में दोनों कर्व बिल्कुल सेम बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मार्केट होता है जिसमें ए आर कर्व भी एम आर कर्व होता है। ये तो मैंने अभी आपको अलग अलग बनवाया, लेकिन अगर मैं एक कर्व बनाऊं और यहाँ पे मैं एम आर भी लिख दूं, तो यही बात हो गई ना। यही ए आर दिखा रहा है, यही एम आर दिखा रहा है, बिकॉज ए आर भी कांस्टेंट है, एम आर भी कांस्टेंट, और दोनों क्या है? हमेशा इक्वल है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ही ऐसा मार्केट है जिसमें उस कंपटीशन, उस मार्केट का एवरेज रेवेन्यू कर्व ही उस मार्केट का क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होता है। ठीक है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ए आर एंड एम आर, ए आर इक्वल्स टू एम आर, so we can draw single curve for representing AR and M। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सिंगल कर्व से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पर ए आर लिखा हमने और एम आर लिखा, और यहाँ पे हमने प्राइस भी लिख दिया।
तीनों ही सेम है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हम तीनों ही चीजों को एक ही कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं। प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। In this market, MR and AR both curve are parallel to OX axis and horizontal curve। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व या पैरेलल टू OX एक्सिस। In this market, MR and AR curve both curve are parallel to OX axis and horizontal curve। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कर्व की ई की वैल्यू क्या होती है? जिन बच्चों ने इलास्टिसिटी पढ़ रखी है वो बताएंगे। वैल्यूज कितनी होती है टोटल ई की? 5 होती है। हॉरिजॉन्टल की कितनी होती है? पक्का 0 तो नहीं होती? कितनी होती है? क्वांटिटी तो चेंज हो रही है ना, प्राइस चेंज नहीं हो रही है। हॉरिजॉन्टल कर्व की होती है इन्फिनिटी। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कर्व की ई की वैल्यू कितनी है? ई मतलब इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? क्वांटिटी के मतलब प्राइस कांस्टेंट है बट क्वांटिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये हमने पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी वैल्यू है? तरीका क्या है पता लगाने का? देखिए यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, तो या सप्लाई वाली लगा दो या डिमांड वाली लगा दो। एक ही बार सबको सुनना है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनको भी, उनको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ई की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है? ये लिखना नहीं अभी, परसेंटेज चेंज, चलो लिख लो इसको। ई की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड वाले में यहाँ पे डिमांड लिख देते हैं, सप्लाई वाले में यहाँ पे सप्लाई लिख देते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है? ऊपर टेबल देख लो, हो ही रहा था। 1 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो कुछ ना कुछ है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 0 है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ना लिख के क्या लिख दिया? X% लिख दिया, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 0%। किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है? इनफिनिटी। क्लियर है? और जो वर्टिकल कर्व बनता है उसकी 0 कैसे होती है? वर्टिकल कर्व बनता है इस तरीके से, यहाँ पे क्वांटिटी दिखाते हैं, यहाँ पे प्राइस। मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट है लेकिन प्राइस चेंज हो जाती है। इसमें फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है कुछ, कांस्टेंट है तो 0, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हो रहा है X%। तो 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करते तो 0, बट यहाँ पे किसी वैल्यू में 0 से डिवाइड करा है, तो ये क्या बना हमारा? इन्फिनिटी। ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल कर्व की इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है? इन्फिनिटी। और वर्टिकल कर्व की क्या होती है? 0। अब कौन सा कर्व रह गया अपना? टोटल रेवेन्यू कर्व। तो नेक्स्ट लिखिए, टोटल रेवेन्यू कर्व अपने आप बनाइए। कैसा बन रहा है देख, बना के बताओ। एक एक्सिस पे क्या लिखनी है? क्वांटिटी। दूसरे पे रेवेन्यू लिखनी है, 10 20 30 40 50। क्वांटिटी और रेवेन्यू को मैच करना है तो आपका टोटल रेवेन्यू कर्व बन जाएगा।
स्केल से बनाना, ठीक से मेजरमेंट से। देखिए हमारे पास रेवेन्यू कितनी है टोटल, हमारे पास टोटल रेवेन्यू है 10 से लेकर 70 तक। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सेल कर दी। यहाँ पे रेवेन्यू लिखी हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। बन गया? कैसा बना? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जैसे 1 मिनट पे कितनी थी हमारी 10, 2 पे कितनी हो गई थी 20, 3 पे 30, 4 मिनट पे हो गई थी 40 और 5 पे थी 50, 6 पे 60 और 7 पे यहाँ पे थी 70। आपने स्केल से बनाया होगा तो आपका बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो इस मार्केट में टीआर कर्व कैसा होता है हमारा? अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। और इस अपवर्ड स्लोपिंग को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ऐसा जो कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। किसी को दिक्कत थोड़ी ना इसमें, इजी था ना ये तो। ऐसे भी कर सकते हो आप, पर आपने स्केल से करा होगा तो आपका ठीक से हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों करके शेप याद रखने हैं हमको। कोस्ट वाले याद है आपको? कोस्ट का टेस्ट का बोल रखा है ना मैंने, बोला तो था ना मैं कभी भी ले लूंगी। अच्छा, मैंने बोला था ऐसा कि ना आप लोग में से क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं शरारती टाइप के बच्चे, वो टेस्ट वाले दिन नहीं आएंगे, मुझे पता है, कोई भी हो सकता है। तो मैंने बोला था मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी। तो आज वेडनेसडे तो हो गया, आप लोगों ने शायद पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फेस देख के। आप ऐसे कॉन्फिडेंस से मना भी कर लो, तो आप अब स्टार्ट कर देना। ठीक है, जिनके मतलब देना सभी को टेस्ट, तो जो जनवरी में दे रहे हैं वो भी दे रहे, क्योंकि चैप्टर तो अपने ठीक से ही कंप्लीट करा है। थ्योरी ऑफ कोर्स सभी का कंप्लीट है ना, जो क्लास में अभी प्रेजेंट है। अच्छा, थ्योरी ऑफ कोर्स में बताइए टीएफसी कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। तो उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हुई? E इज इक्वल टू इंफिनिटी। टीवीसी इन्वर्टेड एस शेप, टीसी इन्वर्टेड एस शेप, एवीसी, एसी और एमसी तीनों यू शेप, और एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। कॉस्ट फंक्शन में कितने फंक्शन थे टोटल? कितने कॉस्ट फंक्शन होते हैं? कॉस्ट फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ही तो होते हैं, दो ही तो होते हैं। कोई बात नहीं, टेस्ट लेना पड़ेगा, टेस्ट लेना बहुत जरूरी हो चुका है अब। ठीक है, तो अपन इस सैटरडे को लेंगे अपना टेस्ट। मैं बता रही हूँ, लेकिन आप, मैंने भरोसा करा आप पे और मुझे उम्मीद है कि आप नहीं तोड़ोगे, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो सभी। तो सैटरडे को अपना थ्योरी ऑफ पोस्ट का टेस्ट है, इसके कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो अपन कोशिश करेंगे इनको क्लास में कंप्लीट करें। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना किसी को भी? और होता तो कुछ नहीं होना था, सैटरडे को टेस्ट होता। ठीक है, तो अपना सैटरडे को टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए, वापस आ जाइए अपने चैप्टर पे आते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने 3 कर्व देख लिए, टीआर, एआर और एमआर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ए और एमआर कर्व कैसा रहेगा?
हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं होती तो एवरेज रेवेन्यू भी चेंज नहीं होगी और मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज नहीं होगी। टीआर कैसा रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव स्लोप वाला। अब हमें इसमें पता करना, देखिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन अपना पीछा नहीं छोड़ेगा अभी भी। शॉर्ट रन लॉन्ग रन हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन में, कॉस्ट फंक्शन में, अब मार्केट में भी देखना है। अगेन शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कोई पीरियड नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन में ही देख लिया था। अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट रन है, और सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते तो लॉन्ग रन है। सारी कॉस्ट को चेंज नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट रन है, सारी कॉस्ट को चेंज कर पा रहे हो तो लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें देखना है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द मार्केट विद इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हेडिंग डालिए इसी के अंदर, परफेक्ट फॉर्मेशन मार्केट ही चल रहा है अभी अपना। डिफरेंट पोजीशन ऑफ मार्केट इन short run and long run. Short run and long run. शॉर्ट रन में क्या क्या हो सकता है वो हमें लिखना है। शॉर्ट रन में इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब, कुछ भी का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी मार्केट में होता क्या क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो शॉर्ट रन में इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में इस मार्केट में हमेशा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें समझना है ऐसा क्यों हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ये निकालना सीखा था क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, पक्का? थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, याद है सभी को? अब इसको यहाँ पे रखते हैं होल्ड, मतलब इसके आगे एक चीज आपको समझनी है, एक एग्जांपल करते हैं। अब सबको सिर्फ बोर्ड पे देखना है। मैं 3 सिचुएशन ले रही हूँ और एक डेटा ले रहे हैं। अच्छा ये चीज तो नॉर्मल है कि मुझे लॉस और प्रॉफिट पता लगा करना हो तो मेरे पास 2 डेटा होना चाहिए, रेवेन्यू का और कॉस्ट का। ये होगा, मुझे बिजनेस की टोटल रेवेन्यू पता होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट मुझे पता है तो मैं प्रॉफिट भी निकाल सकती हूँ, और प्रॉफिट में भी नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देखना। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका टीआर है 1000 करोड़, मान लो मैं 1000 रुपए लिख लूं। कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर 2 डेटा दे रखा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की डेफिनेशन पता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो वो सारी कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, या तो ट्रेडिंग में आएगी या पी&एल में आएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, लेकिन वो एक्चुअल में कॉस्ट होती है। कैसे होती है कॉस्ट, जैसे हमारी खुद की लैंड थी या बिल्डिंग थी, पहले हमने उसको रेंट पे दे रखा था, अगर उसी लैंड और बिल्डिंग को हमने अपने बिजनेस में यूज कर लिया तो वहां से मुझे अब रेंट इनकम नहीं होगी। तो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद के ही बिजनेस में यूज करने से जो इनकम सेक्रीफाइस होती है, दैट इज आवर इम्प्लिसिट कॉस्ट। खुद की कैपिटल थी, बैंक में डिपॉजिट थी, आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वही पैसा आपने खुद के बिजनेस में यूज कर लिया तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपने कौन सी इनकम सेक्रीफाइस करी है, इंटरेस्ट इनकम, तो वो क्या हो जाएगी अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट को कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं? नहीं दिखाते।
ठीक है, अब हमें 3 केसेस देखने हैं, आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना और कुछ नहीं करना। मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट अभी नहीं लिखी है। एक फर्स्ट वाले केस में आपका टीआर कितना है 1000। इसमें से सबसे पहले हमें कौन सी कॉस्ट लेस करनी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे हमारी है 500। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, बिकॉज हमने कॉस्ट कौन सी लेस की है एक्सप्लिसिट, और एक्सप्लिसिट का दूसरा नाम क्या है अकाउंटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू में से हमने लेस क्या करा एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट को। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बचा वो क्या है अकाउंटिंग प्रॉफिट। कितने रुपए आया 500। अब इसमें से लेस करेंगे हम, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो नहीं आती, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं या लेस किस लिए करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता करना होता है कि हमने बिजनेस में जितने रिसोर्सेज लगाए वो पूरे रिकवर हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। तो एक अच्छा बिजनेस हमेशा एक्सप्लिसिट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर करके चलता है। तो इस केस में अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कितनी है 500। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट बचा है क्या 0, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। सेकंड केस लेते हैं, टीआर कितना है अपना 1000, अगेन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है 500, और यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना बचा 500। यहाँ पे बाद में लेस कौन सी कॉस्ट करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट 400 रुपए तो यहाँ पे कितने रुपए बचेंगे 100 रुपए। लास्ट वाला टीआर 1000 और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 1100। तो यहाँ पे क्या बचा 100 नेगेटिव। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले क्या हो गया मेरा लॉस हो गया। अब 3 सिचुएशन बनी है। पहले वाले में हमारा टीआर इतना था कि हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर कर ली इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर कर ली। क्लियर है। दूसरे वाले केस में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकवर कर पाए थे, नहीं यहाँ पे भी हमने क्या करी एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर कर ली इम्प्लिसिट भी कर ली, उसके बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा बच गया, और इसमें तो हम एक्सप्लिसिट ही कवर नहीं कर पाए। तो ये तो नॉर्मल सा सिचुएशन, इसको क्या बोलेंगे ये तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसको क्या बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, और इस वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात क्लियर है। जब बिजनेस का टोटल रेवेन्यू उतना ही है जितनी उसकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दैट मीन्स टीआर इज इक्वल टू टीसी को हम क्या बोलेंगे हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे टीआर कितना था 1000 और टीसी भी कितनी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी ये है और यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट 500। तो जितना टीआर उतनी टीसी है। तो जब जब आपको टीआर टीसी के इक्वल दिखेगा उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं अगर मैं यहाँ पे इसको लेस नहीं करती तब प्रॉफिट 500 रुपए होता ना। दैट मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारा कितना रुपए प्रॉफिट दिख रहा है 500, लेकिन जैसे ही हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर जाके 500 रुपए और लेस करे इम्प्लिसिट कॉस्ट के तो ये 0 हो गया। तो सिचुएशन को क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इस सिचुएशन में क्या हुआ टीआर इज मोर देन टीसी। टोटल रेवेन्यू 1000 है लेकिन कॉस्ट कितनी है 500 और 400 कितने रुपए 900 रुपए, इसलिए यहाँ पे कितने रुपए बच गए 100 रुपए। तो वेन एवर द टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट उसको क्या बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट वाले में तो क्या हुआ टीआर इज लेस देन टीसी। यहाँ पे टीआर कम है और टीसी पहले स्टेज पे क्या हो गया ज्यादा हो गया है, इसको क्या बोलेंगे हम लॉस। तो दोनों सिचुएशन मतलब ये तीनों पोजीशन समझ में आ गई। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा। तो पहले तो आपने जब चार्ट बनाया है ना वहां पे इस चीज को मेंशन करो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एग्जांपल बाद में लिखना। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कौन सी सिचुएशन टीआर इज इक्वल्स टू टीसी। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब टीआर इज मोर देन टीसी, और लॉस मतलब टीआर इज लेस देन टीसी। क्लियर है ओम प्रकाश, क्लियर है वापस बताना है। जब दोनों इक्वल तो नॉर्मल प्रॉफिट,
जब ये ज्यादा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, जब ये कम तो लॉस। क्या इसको हम, एक मिनट, क्या हम इसको AR एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं सबको Q से डिवाइड कर दूं, तो अगर AR AC दे रखा हो, अगर ये पोजीशन दे रखी हो AR इक्वल टू AC, इसका मतलब भी क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या निकला? AR इज मोर देन AC, इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या हुआ? AR इज लेस देन AC, दैट मीन्स लॉस। क्लियर है? तो भले ये लिखा हुआ दे रखा है या एवरेज एवरेज की फॉर्म में लिखा हुआ दे रखा है, तो दोनों चीजें सेम है। ये भी गिवन होता है, हो सकता है, और ये भी गिवन हो सकता है, बट लॉन्ग रन में तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, दैट मीन TR इज इक्वल्स टू TC और AR इज इक्वल्स टू AC। ये लिख के फिर आप एग्जाम्पल लिखना ताकि आपको याद रहेगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट किसको बोला था, नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोला था, और लॉस किसको बोला था। और इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोला? देखो देखने पे तो ये लग रहा है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है, इसका मतलब तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इस TC के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड है, और अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम हटा दे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, उसी की वजह से इसका नाम क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। हो गया सभी का ये? ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को लिखो, अच्छे से बनाना है इसको, 3 कॉलम बनाना, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। मैं भी अच्छे से बनाऊं वापस, ही आप बना लोगे कॉपी में? ठीक है, स्केल से बनाना। पहले जैसे यहाँ पे TR लिखना, इसमें इसमें TR तीनों सेम लाइन में आएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तीनों सेम लाइन में आएगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट तीनों सेम लाइन में आएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और फर्स्ट वाले में 0 बनेगा। ये वापस नहीं लिखना है। यहाँ पे प्रॉफिट आया था, यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट था, और यहाँ पे था लॉस। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप EC IC का मतलब भूलोगे, तो पूरा लिखना। यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है।
हो गया सभी का? ठीक है, तो आज अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। आज अपन ने पढ़ा कहाँ से था? अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट से। कॉम्पिटिशन के बेसिस में मार्केट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सा होता है? ऐसा मार्केट जिसमें बिल्कुल आइडेंटिकल होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, वहां पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बायर भी बहुत सारे होते हैं, और वहां पे प्राइस कंट्रोलिंग पावर जीरो के बराबर होती है। इसलिए वहां पे प्राइस हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो एआर और एमआर भी कांस्टेंट रहेगी, और प्राइस हमेशा किसके इक्वल होती है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है। हर मार्केट में जो प्राइस होती है वही क्या होती है? उसकी एवरेज रेवेन्यू भी होती है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल आपने सेल्स कितनी अर्न की। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एआर कैसे निकालते हैं? वापस टीआर को क्यू से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? हमारी एवरेज रेवेन्यू आ जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के दो फॉर्मूले, टीआर एन माइनस वन और डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू या एन। इस तरीके से हमने टीआर, एआर और एमआर कैलकुलेट कर ली थी। एआर और एमआर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेम रहती है, इसलिए एक ही कर्व के थ्रू हम प्राइस को भी बता सकते हैं, एआर को भी बता सकते हैं, एमआर को भी बता सकते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस, एआर और एमआर तीनों कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसका कर्व कैसा बनता है? पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस। और जो भी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसको हॉरिजॉन्टल कर्व भी बोलते हैं। उसकी इन्फिनिटी, उसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है? ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके बाद हमने पढ़ा था टीआर कर्व। टीआर कर्व कैसा होगा? इसमें अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव स्लोप वाला। फिर हमने देखा कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, अगर हम उसकी पोजीशन को पता करें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, तो शॉर्ट रन में तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम सारे मार्केट में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बिजनेस अभी न्यूली स्टार्ट हुआ ही है। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। सेम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में उसको लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एक कैरेक्टरिस्टिक अलग है कि यहाँ पे लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब टीआर इज मोर देन टोटल कॉस्ट, और लॉस का मतलब टीआर इज लेस देन टीसी। अब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी ना, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज हमें इसका रीजन पता करना है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ऐसा क्या होता है कि वहां पे हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्यों वहां पे लॉस नहीं हो सकता और क्यों वहां पे अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता? ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे।